इसके तहत जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनाए गए दो नगर निगमों को खत्म करके एक ही रखा जाएगा। यह दावा यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने किया है। वन स्टेट वन इलेक्शन, पूरे प्रदेश में एक राज्य वन स्टेट वन इलेक्शन होना चाहिए। निकायों की सीमा पर टेंशन, जिन निकायों का सीमा विस्तार होना है उनका सीमा विस्तार होगा। वन इलेक्शन पर सियासी घमासान, स्टेट वन इलेक्शन की बात कहकर भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल निकायों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। चुनाव कराना आवश्यक है। निकाय चुनाव जनता देगी जवाब। जन कल्याण की योजनाएं बंद करने संबंधी इन सबका जो इन्होंने बंद करने का कार्य किया, उसके विरोध में जनता सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन की बातें हो रही है। अब इसी कड़ी में केंद्र की तर्ज पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने वन स्टेट वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट दे दिया है। उन्होंने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर निकाय स्तर पर काम चल रहा है और सरकार सोच रही है कि राज्य सरकार 2025 में एक साथ निकाय चुनाव कराए। पूरे प्रदेश में एक राज्य वन स्टेट वन इलेक्शन होना चाहिए, इस दिशा में काम चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के कई निकायों के सीमा विस्तार और परिसीमन पर भी बयान दिया है। उनका कहना है कि परिसीमन पर कार्य चल रहा है, वहीं ज्यादा निकाय वाले शहरों को मर्ज करने की बात कही। ऐसे में जयपुर, कोटा और जोधपुर में फिर से एक निकाय किए जा सकेंगे। जिन निकायों का सीमा विस्तार होना है उनका सीमा विस्तार होगा। सीमा विस्तार के बाद वार्डों का पुनर्गठन होगा और वार्डों के पुनर्गठन के साथ ही आपकी जो जिज्ञासा है, एक जब वन स्टेट वन इलेक्शन हो रहा है तो एक शहर एक निकाय भी होगा। इधर यूडीएच मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने इस बयान को आड़े हाथों लिया और वन स्टेट वन इलेक्शन की बात को बेमानी बताया। कांग्रेस महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन कराना निकायों को कमजोर करने की कोशिश है। वो इस तरह की जब बात कहते हैं तो उससे ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में अपना जन समर्थन खो चुकी है और केवल इसलिए चुनावों को टालने के लिए, इन निकायों को कमजोर करने के उद्देश्य से, कंट्रोल करने के उद्देश्य से इस तरह की बात करी है। यही नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव टालने का आरोप लगाया। स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि जन समर्थन खोने के बाद चुनाव टालने का बहाना है। छोटे स्तर पर जनता के काम कराने के लिए चुनाव समय पर कराना जरूरी होता है। सरकार के इस फैसले का जनता जरूर जवाब देगी। सभी जो जनता के हित में लिए गए फैसले हैं, आज रिव्यू के नाम पर भारतीय जनता पार्टी उनको बंद करना चाहती है, उन फैसलों को उलटना चाहती है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो ये निर्णय हैं, जो कांग्रेस सरकार की जन कल्याण की योजनाएं बंद करने संबंधी, इन सबका जो इन्होंने बंद करने का कार्य किया, उसके विरोध में जनता सड़कों पर उतरकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। बीजेपी और कांग्रेस में अब वन स्टेट वन इलेक्शन पर तलवार खिंच गई है। देखना ये होगा कि जनता इस पर कितना समर्थन दिखाती है और वन स्टेट वन इलेक्शन पर तकरार कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। डीआरआई की टीम ने एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री को जब्त किया है। बीच गांव में अवैध फैक्ट्री ऐसे चल रही थी कि मानो किसी का डर ही नहीं है और सुनसान इलाके में मशीनें लगाई गई थी। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत पाक बॉर्डर पर अवैध धंधा, बीच गांव में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री, लाखों की मशीनें और सुनसान मकान। फैक्ट्री के 3 किलोमीटर तक नहीं कोई घर। सुनसान इलाके में बने इस मकान को देखिए। किसी सरहदी इलाके के बंकर की तरह दिखने वाला ये मकान अवैध फैक्ट्री का सबसे बड़ा ठिकाना है। भारत पाक बॉर्डर पर सबसे बड़ा अवैध धंधा चल रहा था। बाड़मेर में सुनसान जगह पर धोरों के बीच ड्रग फैक्ट्री पकड़ी गई। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने स्थानीय पुलिस की मदद से जिले के रामसर थाना इलाके में चल रही ड्रग की फैक्ट्री पर दबिश दी। इतना ही नहीं, मामले में एक व्यक्ति को भी डिटेन किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। खेत में बने मकान पर टीम ने कार्रवाई की। टीम को
जनरेटर के 7 मशीनें मिली। मशीनों को लेकर एक्सपर्ट बुलाए गए। फैक्ट्री में एमडी ड्रग बनाया जाता था, जिसे राजस्थान के प्रमुख शहरों समेत देश भर में सप्लाई किया जाता था। हालांकि एमडी के अलावा भी किसी अन्य ड्रग का निर्माण यहां किया जाता था। इसकी जांच भी की जा रही है। मामले को लेकर डीआरआई ने अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक खेत में बने कमरे और ढाणी में एक जनरेटर, ड्रग्स की फैक्ट्री की मशीनें और केमिकल समेत अन्य सामान मिला है। फैक्ट्री सुनसान इलाके में चल रही थी। करीब 3 किलोमीटर के आसपास कोई भी ढाणी या घर नहीं है। बताया जा रहा है कि एमडी ड्रग्स बनाने वाला रैकेट महीने में 2-3 बार इस फैक्ट्री पर आता था और ड्रग्स बनाकर महाराष्ट्र तक पहुंचाते थे। वहीं इस एमडी के मुख्य सरगना सांचौर इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं और वहीं पर ज्यादा माल होने की संभावना है, तो टीम जानकारी में जुटी हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। यूएई से भारत तक गोल्ड स्मगलिंग का नेटवर्क खड़ा करने वाला मुनियाद अब इंटरपोल की मदद से एनआईए की गिरफ्त में आ चुका है। भारत के बड़े एयरपोर्ट्स पर सख्ती बढ़ने के बाद मुनियाद ने जब जयपुर एयरपोर्ट का रुख किया तो फंस गया। मुनियाद ने कैसे गोल्ड स्मगलिंग का नेटवर्क खड़ा किया, इस रिपोर्ट में देखिए। मुनियाद की मियाद पूरी। चार साल की फरारी, अब हवालात की बारी। इंटरपोल ने एनआईए को सौंपा मुनियाद। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स मुनियाद अली है, जो अब इंटरपोल की मदद से एनआईए की गिरफ्त में आ चुका है। मुनियाद अली खाड़ी देशों से भारत में सोने की अवैध तस्करी करने के लिए कुख्यात है। 4 साल से एनआईए मुनियाद की तलाश में जुटी हुई थी। 4 साल की फरारी के बाद मुनियाद गिरफ्त में आया है और अब भारत लाया जा चुका है। मुनियाद ने ही खाड़ी देशों से भारत तक गोल्ड तस्करी का अवैध नेटवर्क तैयार किया। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए गोल्ड तस्कर मुनियाद अली खान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद उसे राजस्थान ले गई है और राजस्थान स्थित वहां पर सीबीआई के दफ्तर में उसे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। खाड़ी देशों से भारत तक गोल्ड स्मगलिंग का नेटवर्क खड़ा करने के बाद मुनियाद लगातार फरार था। उधर मुनियाद को पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। इसके बाद इनपुट मिला कि मुनियाद यूएई में है। यहाँ यूएई और आबू धाबी की टीमों की मदद से उसे पकड़कर भारत लाया गया और फिर एनआईए की टीम को सौंप दिया गया। मुनियाद अली खान के खिलाफ साल 2020 में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा केस रजिस्टर किया गया था और जिस तरह से उसके खिलाफ केस रजिस्टर करने के बाद पिछले कुछ सालों से लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम उससे जुड़े मामले में तफ्तीश कर रही थी। उसके बाद ये जानकारी मिली कि मुनियाद अली खान वो विदेश भाग गया है और विदेश में रह करके वहां से गोल्ड तस्करी के मामलों को अंजाम दे रहा है। मुनियाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर रियाद, सऊदी अरब से भारत में सोने की अवैध तस्करी का प्लान और नेटवर्क तैयार किया था। आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर पहले भी रियाद से जयपुर में सोने की तस्करी करवा चुका है। मुनियाद ने खाड़ी देशों में काम करने वाले लोगों को अपने सिंडिकेट में शामिल कर रखा था। मुनियाद वहां काम करने वाले भारतीयों को कमीशन का लालच देता था। उसने खाड़ी देशों से जयपुर, दिल्ली और कोलकाता तक नेटवर्क बनाया। पिछले कुछ सालों में जब उसे लगा कि दिल्ली और कोलकाता के एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ गई, तो उसने जयपुर एयरपोर्ट को सेंटर बनाया। खाड़ी देशों से सोना लेकर आने वालों को केवल ये निर्देश दिए जाते थे कि उन्हें ये गोल्ड केवल एयरपोर्ट के बाहर तक पहुंचाना है। मुनियाद अली खान, उसका जो राजस्थान कनेक्शन है, राजस्थान में कई ऐसे गोल्ड तस्करों के संपर्क में रह करके वो गोल्ड तस्करी के मामलों को अंजाम दे रहा है। उसके बाद एनआईए के इस इंफॉर्मेशन के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई एक्शन मोड में आई और उसके बाद इन तमाम मामलों की जानकारी इंटरपोल के साथ साझा की गई और इंटरपोल के साथ साझा करने के बाद इस मामले में इंटरपोल और सीबीआई के द्वारा एक ज्वाइंट तौर पर एक ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उसे यूएई से हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद उसे भारत लाया गया। भारत लाने के बाद जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया, उसके बाद उसको औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम उसे लेकर राजस्थान निकल गई और राजस्थान स्थित सीबीआई की जो स्थानीय कोर्ट है
वहां पे पेश करने के बाद वहां पर आगे का रिमांड लेकर उससे विस्तार से पूछताछ करेगी। यहाँ बता दें कि एनआईए ने जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3 जुलाई 2020 को तस्कर कर लाए गए सोने को जब्त करके सितंबर 2020 में केस दर्ज किया था। उस वक्त पकड़े गए एक गोल्ड तस्कर ने पूछताछ में मुनियाद के बारे में जानकारी दी थी। मार्च 2021 को रेड कॉर्नर नोटिस के लिए एनआईए की विशेष कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया था। कहा जा सकता है कि इस मामले पर अब तक जो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन है उसकी रिपोर्ट को, उसके जो चार्जशीट है उसकी रिपोर्ट को भी सीबीआई के द्वारा आगे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ अन्य आरोपियों से भी पूछताछ की जा सकती है। एनआईए की अपील पर सीबीआई ने मुनियाद के खिलाफ 13 सितंबर 2021 को इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था। मुनियाद की तलाश के लिए इसे दुनिया भर की सभी कानूनी एजेंसियों को भेजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। फोन टैपिंग मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ केस वापस। भजनलाल सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति। अशोक गहलोत के समय याचिका दायर हुई थी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया था। तत्कालीन ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। मुकदमे में जांच को रोकने के लिए एससी गई थी गहलोत सरकार। और इसी खबर पर रोशन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रोशन, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस याचिका को मंजूर कर लिया है? देखिए, बिल्कुल पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार के समय में जो फोन टेपिंग के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस दायर था उसे वापस ले लिया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है, जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत को इस पूरे मामले के अंदर टारगेट करते हुए इसमें जो पार्टी बनाया गया था, राजस्थान में जिस तरीके से जो सियासी उठापटक थी, अब उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है कि इस पूरे मामले के अंदर भजनलाल सरकार ने जो केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो केस दायर किया था उसे वापस लेने का निर्णय किया है। जो एप्लीकेशन है वो अब मंजूर हो गई है। केंद्र सरकार की जो खिलाफ जो दायर याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है, आसिफ, जिस तरीके से उस वक्त इस पूरे फोन टेपिंग मामले को लेकर जो पूरी जो चर्चाएं थी, जिसके अंदर कहा जा सकता है कि एक लंबे वक्त तक वर्तमान जो गहलोत सरकार और केंद्र सरकार के बीच में फोन टेपिंग मामले को लेकर जो सियासी जो घटनाक्रम चला, अब वो कहीं ना कहीं जो सियासत है वो विराम देती हुई नजर आ रही है। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मौसमी बीमारियों के सीजन में इस बार डेंगू और मलेरिया से भी ज्यादा स्क्रब टाइफस ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में पिछले 10 दिनों में स्क्रब टाइफस के 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इतना ही नहीं, 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। चिंता की बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में मौत का कोई जिक्र तक नहीं है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आंकड़ों की मॉनिटरिंग में लापरवाही से मर्ज का प्रॉपर इलाज कैसे होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश के लगभग सभी अस्पतालों में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और स्क्रब टाइफस के मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ी है। लेकिन डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की तुलना में स्क्रब टाइफस की संख्या ज्यादा है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में डेंगू की तुलना में स्क्रब टाइफस के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। एसएमएस अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार 1 सितंबर से लेकर आज तक एसएमएस में कुल 133 स्क्रब टाइफस के मरीज रिपोर्ट किए गए हैं। इनमें से 3 लोगों की स्क्रब टाइफस से मौत भी हो गई। इस साल की बात करें तो एसएमएस अस्पताल में स्क्रब टाइफस से कुल 6 मौतें दर्ज की गई। बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं अभी, क्योंकि एकदम ये मौसम उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत बुशेस हो गए हैं और ये माइट के कारण होता है, तो ये केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जनरली ये प्रेजेंट करते हैं बुखार करके, उल्टियाँ करके या निमोनिया करके आ रहे हैं हमारे पास। कुछ पेशेंट्स स्क्रब के एंकल जो ब्रेन को अफेक्ट करता है, मेनिंगो एन्केफेलाइटिस करके भी आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस बार प्रदेश में 9 सितंबर तक कुल 1045 स्क्रब टाइफस के केस रिपोर्ट हुए हैं।
जबकि स्क्रब टाइफस से एक भी मौत का जिक्र नहीं है। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या स्वास्थ्य विभाग मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग को लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि एसएमएस अस्पताल में स्क्रब टाइफस से इस साल 6 लोगों की मौत रिपोर्ट की जा चुकी है। इनमें से 3 लोगों की मौत तो पिछले 10 दिनों में ही हुई है। इनमें स्क्रब टाइफस के केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और की कंपैरिजन में। उसके बाद में डेंगू के केस आ रहे हैं, कुछ हेपेटाइटिस और टाइफाइड के केसेस भी आ रहे हैं। मलेरिया के केसेस अभी भी काफ़ी कम हैं। स्क्रब टाइफस यदि ऐसी बीमारी है जो यदि समय पे मरीज अस्पताल पहुंचता है तो इसमें रिकवरी रेट बहुत अच्छी होती है। क्योंकि केसेस ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, मगर उनका समय पे इलाज भी हो रहा है एसएमएस अस्पताल में, तो काफ़ी संख्या में मरीज जो हैं वो ठीक होकर के भी जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश भर में मौसमी बीमारियों के आंकड़ों की मॉनिटरिंग करता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और एसएमएस अस्पताल में स्क्रब टाइफस से मौतों को लेकर विरोधाभासी आंकड़ों पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या विभाग मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए गंभीर नहीं है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और जापान के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा, टोक्यो एयरपोर्ट पर सीएम का स्वागत किया गया। भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने सीएम का स्वागत किया। सीएम भजनलाल कई इन्वेस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जापान पहुंच चुके हैं। साउथ कोरिया के बाद राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर जापान दौरे पर हैं मुख्यमंत्री। टोक्यो एयरपोर्ट पर भारत के राजदूत ने उनका स्वागत किया। तस्वीरें जापान से हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जापान पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है यहां उनकी कई महत्वपूर्ण बैठकें होनी है। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कई बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं, उनके साथ यहां पर उनकी मुलाकात होनी है और भारतीय डेलीगेशन ने उनका यहां पर स्वागत किया। भारतीय राजदूत भी यहां पर मौजूद थे। जापान के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो साउथ कोरिया के बाद में जापान पहुंचे हैं। कई महत्वपूर्ण मुलाकात, भारतीय अंदाज में उनका स्वागत जापान में किया गया। टोक्यो की ये तस्वीरें हैं। टोक्यो से भारतीय डेलीगेशन वहां पर मौजूद था। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में स्थित नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं 9 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और ये नर्सिंग छात्राएं अस्पतालों में ड्यूटी नहीं दे रही। ये छात्राएं नाइट ड्यूटी के लिए बस की व्यवस्था करवाने की मांग को लेकर अड़ी हैं। कॉलेज प्रशासन की ओर से छात्रों को बताया गया है कि उनकी मांग को लेकर विभाग के सचिव को पत्र लिखा गया है। इससे पहले इन छात्रों ने चौराहों पर भीख मांगकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं महात्मा गांधी अस्पताल से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर प्रदर्शन करेंगी। करते हुए कम से कम आज 8वां या 9वां दिन हो गया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसको देखते हुए कल हम रैली निकालेंगे। रैली निकलेगी हमारी यहाँ से महात्मा गांधी से होके कलेक्टर ऑफिस तक, वहाँ रैली निकालेंगे। अब हमारी यही आशा है कि हमारी बस को लेके जो मांग है वो पूरी हो। आज महात्मा गांधी नर्सिंग स्कूल है, उसके सारे विद्यार्थी अपनी बस की जायज मांग को लेकर हमारे संगठन कार्यालय आए हैं, जिनमें उन्होंने हमसे सहयोग मांगा। तो हम पूरी तरीके से इनकी जायज मांग है, बच्चों के लिए बस होनी चाहिए। 17 से 22 वर्ष के बच्चे हैं। आज पूरे जोधपुर शहर का ट्रैफिक आप देखते हो, घटनाएं रेगुलर हो रही हो, आप देख रहे हो। उस अनुसार इन बच्चों के, जिसमें 80% महिलाएं, इनकी सिक्योरिटी के लिए बस तो होनी चाहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।